नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो आरआरबी, पीओ और क्लर्क अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी कि भाई ये पेपर तो क्रैक करना ही है। काफी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जिनका मतलब जो मेन एम होता है वो आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ होता है, बट फिर भी से इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा लोग क्यों मतलब सोचते हैं कि हमको क्लियर करना ही है। उसके पीछे का रीजन ये है कि एक जब एग्जाम क्लियर होता है ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अपने आप। जब आप ये एग्जाम दे के आओगे, इसका प्री क्वालिफाई होगा, आप जब इसका मेंस दे के आओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और अगर मान लो आपका मेंस का रिजल्ट भी आ जाता है, उसके बाद ही होते हैं वो सब पेपर वगैरह जो भी होते हैं, आईबीपीएस पीओ का मेंस थोड़ा लेट होता है, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब आप कहीं ना कहीं अगर बोला जाए तो आपके मन में वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपको और आगे लेकर जाता है, बैक टू बैक पेपर निकलने लगते हैं। तो इसीलिए टारगेट भूल गया यार, अभी दे देता हूँ, रुक जाओ, इसके बाद क्लास के बाद भूल गया था आज। तो इसकी एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमको क्या करना है, किस तरीके से हमको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए इस आने वाले 2 महीनों में, 3 महीनों में, क्योंकि सिर्फ लगभग 3 महीने हैं। मान के चलो अपन अगर इस महीने से ले लेते हैं तो जून जुलाई 2 ही महीने हैं, प्री के लिए 2 महीने हैं, मेंस के लिए लगभग 3 साढ़े 3 महीने हैं। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो प्री आपके पास 2 महीने हैं, प्री के लिए क्या करना है, ठीक है, और मेंस के लिए हमारे पास अप्रॉक्स 3.5 मंथ है। सबसे परफेक्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को, जो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी वही चीज कर रहा होता, ठीक है। पहले तो आपको फोकस करना चाहिए प्री पे। पहले तो प्री पे आपको फोकस करना चाहिए। कितने दिन प्री पे फोकस करना चाहिए? कम से कम 10 दिन। आज से 10 दिन मान के चलिए, 10 डेज आपको पहले प्री पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 डेज के बाद आप प्री प्लस मेंस दोनों चीजों पे आ जाएंगे। प्री प्लस मेंस, 10 डेज ओनली प्री। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं ओनली प्री? क्योंकि देखो अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, मेंस की तरफ भाग रहे थे, मेंस भी पढ़ाई कर रहे हैं, प्री भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट अभी प्री आ गया ना तो वो एक स्पीड की आपको जरूरत है। वो जब तक आप अपनी स्पीड को बूस्ट नहीं करोगे, आरआरबी का एग्जाम आपको पता होगा 80 में से क्लर्क में 75 78 तक भी कट ऑफ जाता है, तो उसके लिए आपको स्पीड चाहिए। अभी वो सीखने वाला जमाना गया, मतलब वो टाइम गया सीखने वाला कि आप अभी बैठकर चीजें बैठ के सीख रहे हो। अभी सीखना नहीं है, अभी सिर्फ प्रैक्टिस करना है, अपने आप को एनालाइज करना है, हार्ड से हार्ड जितना मतलब हो सके एग्रेसिव प्रैक्टिस करना है। जैसा कि मैं टारगेट्स दे रहा हूं, अभी आप सभी को टारगेट्स मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो इन टारगेट्स को कंटिन्यू करिए। जितने भी मैं टारगेट देता हूं, उम्मीद करता हूं कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई, एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, टारगेट्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सभी लोग। तो वो जो टारगेट्स मैं दे रहा हूं दोस्तों, उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स का यही कहना है कि सर पूरा दिन निकल जाता है टारगेट्स करते हुए। तो अच्छी बात है ये चीज कि आप पूरे दिन भर प्रैक्टिस कर रहे हो। आप ये सोचो कि अगर वो टारगेट मैं नहीं दे रहा होता आपको तो आप कितनी देर पढ़ रहे थे, 2 घंटे 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा तो आप क्लास में टाइम वेस्ट कर देते थे, 6-6 घंटा 7-7 घंटा क्लासेस देख लेते थे। उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपके पास समय नहीं होता था। अभी एटलीस्ट आप टारगेट्स को थोड़ा सा फोकस कर रहे हो, अपना समय दे रहे हो, तो आपका इंप्रूवमेंट भी तो होगा। तो इस चीज को आप कंटिन्यू करिएगा। ये मैं कोशिश करूंगा कि 10 दिन तक जो हम टारगेट कर रहे हैं उसको प्री पे रखें। वैसे 10 दिन में भी 3 दिन 4 दिन हो चुके हैं, लगभग 3 दिन हो चुके हैं, तो बाकी के 7 दिन और हम प्री पे कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद फिर मैं प्री प्लस मेंस दोनों के टारगेट्स आप लोगों को देना स्टार्ट कर दूंगा। तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी हम कंटिन्यू साथ में करेंगे। अब यहां पर दोस्तों पहले मैं मॉक के बारे में बता देता हूं, क्योंकि बहुत लोगों का ना सवाल मॉक ही रहता है। तो पहले मैं मॉक के बारे में बता देता हूं, कितने मॉक देने चाहिए, कितने इंटरवल में आप लोगों को देने चाहिए। तो देखिए वीक में, अभी आप लोगों को वीक में कम से कम 2 मॉक देने हैं प्री के, ठीक है। और वीक में मेंस के कम से कम 1 मॉक देना है आपको, 1 मॉक मेंस। ये कौन से मंथ की बात कर रहा हूं दोस्तों? ये मैं बात कर रहा हूं अभी जून मंथ की। अब जून के बाद जब हम जुलाई पे जाएंगे तो जुलाई पे आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जुलाई मंथ में आपको वीक में कम से कम 3 मॉक देने चाहिए प्री के, और 2 मॉक देने चाहिए आपको मेंस के, ठीक है। चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं इस चीज को। उसके बाद हम जुलाई के बाद अगस्त की बात करते हैं।
तो अगस्त में तो शुरुआत में ही आपका एग्जाम हो जाएगा 5-10 तारीख तक, 12 तारीख तक। तो जब तक तो एग्जाम रहेगा तब आप ये सेम चीज कर सकते हैं कि 3 मॉक आप प्री के दे रहे हैं, या हो सके तो 4 मॉक दे दीजिएगा, लेकिन तब तक जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। उसके बाद फिर आपको मेंस पे जाना है। तो इसीलिए यहां पर करेंगे हम ऐसा कि वीक में, ये उस वीक की बात है जब आपका एग्जाम होने वाला है। मान लो अगर 14 तारीख को एग्जाम हो गया तो फिर उसके अगले वीक में आप फिर प्री के मॉक देने का कोई फायदा नहीं, फिर वो दूसरे एग्जाम का प्री का मॉक दे सकते हो। तो यहां पर आप क्या करोगे कि वीक में आप 3 मॉक ही रखिए, 3 से 4 मॉक रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्री के शुरुआत में, जब तक आपका नहीं हो जाता प्री का पेपर। और जैसे ही आपका प्री का पेपर हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ मेंस पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से, अगर आपको लगता है कि हाँ पेपर अच्छा गया है तो डेफिनेटली मेंस में आपको कूद जाना है, और 3 मॉक कम से कम आपको कोशिश करनी है कि आप मेंस के दें। ये आपकी मॉक की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और ये सिर्फ मैं आरआरबी पीओ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आरआरबी क्लर्क के लिए भी है। तो काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि सर, कुछ लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा मैं क्लियर आप लोगों को बताता हूँ कि भाई अगर मैंने 2 मॉक प्री के बोले तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे हफ्ते में आप सिर्फ 2 मॉक दे रहे हो आरआरबी पीओ के, ऐसा नहीं है। 2 मॉक अगर मैंने बोला है आपको प्री के, तो अभी आपके 2 एग्जाम है, मतलब कि 2 मॉक आप दोगे कौन से वाले, आरआरबी पीओ के, और 2 मॉक आप दोगे आरआरबी क्लर्क के, तो टोटल वो हो गए 4। एक मॉक अगर मेंस का आपको देना है तो 1 मॉक आपका हो गया कौन सा, आरआरबी पीओ का, 1 मॉक हो गया आपका आरआरबी क्लर्क का मेंस वाला, यानी कि टोटल हो गए 2। तो 4 ये 2 ये, मतलब हर दिन आप 1 मॉक दे ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में आपको गैप देना है। गैप वाला टाइम गया, वो जनवरी से रहता है जून तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, अब तो जून आ गया, अब तो आपका एग्जाम आ चुका है। तो अब आपको इस तरीके से करना है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर ऐसे अगर हम करेंगे तो फिर यहां जाके हम लोगों को बर्डन पड़ जाएगा। तो बर्डन तो पड़ेगा भाई, एग्जाम के पास आप जब पहुंच जाओगे तो उस समय आप क्लास वगैरह बहुत ज्यादा थोड़ी देखोगे। अभी जैसे आप 10-10 घंटे मान लो क्लास देख रहे हो, तो जब एग्जाम एकदम करीब आ जाएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे। तो उस समय आपको क्लासेस लिमिटेड देख के करनी, कि कौन सी क्लासेस हो रही है, वो क्लास आपकी जरूरत है कि नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है कि नहीं है, तो ही आप देखिए, वरना मत देखिए। आपको सिर्फ अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। इसलिए मैं इसको 4 मैंने इसलिए लिखा है। कुछ लोग एग्रेसिव मोड में मॉक देते हैं, बैक टू बैक एकदम, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, सिर्फ मॉक ही देते रहते हैं दिन भर बैठ के। उनके लिए ये चीज़ 4, क्योंकि 4 4 8 हो जाएगा, 8 और 6 10 मॉक। तो ये चीज़ कुछ लोग कर लेते हैं, बट मैं उतना सजेस्ट नहीं करता हूँ। तो ये मैंने एक मॉडरेट तरीके से आप लोगों को बताया कि मॉक टेस्ट का आप लोगों का क्या फ्लो रहना चाहिए इस जून जुलाई और अगस्त में। सितंबर में भी आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन उसका मैं अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि सितंबर में दोस्तों आप लोगों के फिर आईबीपीएस पीओ क्लर्क भी आ जाएंगे, तो इसको फिर हमको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि हर एग्जाम के आपको मॉक देने, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही एग्जाम का कंटिन्यू आप मॉक दिए जा रहे हो। तो इसीलिए इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा फॉलो करिएगा सही तरीके से, और ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है मॉक टेस्ट देने की। रेगुलर मरे जी मॉक में कुछ लोगों को देखता हूँ 100 मॉक दे दो पेपर निकल जाएगा, ऐसे ऐसे टाइप के भी वीडियो देखते रहते हैं कुछ बच्चे। मत देखो भैया, ऐसे 100 मॉक देने से पेपर निकलता तो मैं तो बैठ के 200 मॉक दे दूंगा, फिर से निकाल लूंगा मैं पेपर, फिर से बैंक में लग जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, मॉक टेस्ट के लिए भी ना कुछ लोगों को ये रहता है कि सर मॉक टेस्ट कौन सा लें। दोस्तों मॉक कोई सा भी आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं 2-3 ऑप्शंस आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो तो सभी को पता है, स्मार्ट कीड़ा टेस्ट जोन जो मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। ये आप ले सकते हैं, इसमें डिस्काउंट आपको मिल जाएगा EL10 लगाने पे। प्रैक्टिस मॉक आप ले सकते हैं, इस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा EL10। ऑलिव बोर्ड आप ले सकते हैं, अड्डा आप ले सकते हैं, ठीक है। ग्रेड अप आप ले सकते हैं, और कौन से मॉक हैं यार, टेस्ट बुक, इसका भी लेवल अच्छा हो गया है अभी, ऐसा सुनने में आया, मैंने यूज़ नहीं किया है। इस बार मैं सारे मॉक यूज़ करके देखूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे लेवल हैं सबके। तो टेक्स्ट बुक का आप मॉक ले सकते हैं, सस्ता भी मिलता है शायद, ऐसा सुना है मैंने। और स्टडी नीति आप ले सकते हैं। मेरे ख्याल से इतने ही मॉक्स हैं, इसके अलावा भी कुछ है क्या, कुछ बचा हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप कम से कम 2 मॉक की सीरीज खरीद लीजिए, एक सस्ता वाला ले लो, एक थोड़ा सा ठीक ठाक रेट वाला ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब इतने सारे मॉक्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मॉक के अलावा। आप लोगों को कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप लोग लिख सकते हो कमेंट में, मैं बीच बीच में कमेंट्स देख रहा हूं। अब इसमें दोस्तों हम थोड़ा सा जीके वगैरह की भी बात कर लेते हैं कि जीके आपको कितने मंथ का करना है। तो यहां पर देखिए, अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके कंप्यूटर सब कुछ बताऊंगा। तो जीके की अगर बात करें दोस्तों, तो जीके जो है वो आपका एग्जाम कब होगा, जून। आप ना अप्रैल से स्टार्ट कर दो पढ़ना, जो नहीं अभी तक स्टार्ट किए हैं, जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए, और जो कर चुके हैं तो जनवरी फरवरी से, क्योंकि फरवरी में बजट वगैरह जो आया था वो बजट वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं।
तो आप जनवरी फरवरी से अगर स्टार्ट कर चुके हो, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, तो आपको तो वही चीज कंटिन्यू करनी है। बट मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी जीके की, जो ये सोच रहे थे नोटिफिकेशन आएगा तब हम करेंगे। तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि 1 अप्रैल से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 1 अप्रैल के बाद से जो भी आपके 1 अप्रैल के बाद से जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं उनको आप डेली बेसिस वाला करना स्टार्ट कर दो। इस चीज में दोस्तों बहुत ज्यादा मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा कि 1 अप्रैल के बाद से जो भी आप करंट अफेयर्स कर रहे हो ना, इसको आप लाइटली मत लेना कि हम 300 बेस्ट वाला करेंगे, हम 400 बेस्ट वाला करेंगे, पीडीएफ से कर लेंगे। मत करना ये चीज़। जो रेगुलर बेसिस पर डिटेल्ड वाले होते हैं आपको वही करंट अफेयर्स करने चाहिए। किसी एक टीचर को फॉलो करो, एक से ज़्यादा टीचर को फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एक टीचर को आप फॉलो करो और उनको ब्लाइंडली फॉलो करते जाओ बस, क्योंकि करंट अफेयर सेम ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर टीचर अलग अलग पढ़ा रहा है। 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई भूल जाता है। जैसे अब मैं मान लो अगर मैं ही पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर्स, तो हो सकता है कि मुझे एक कोई न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट ना लगे, वही दूसरे टीचर को वो इंपॉर्टेंट लगे, तो उन्होंने करा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक टीचर से पढ़ रहे हो और दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो तो देख रहे हो कि यार इनमें तो डिफरेंट डिफरेंट है तो हम दोनों जगह से करेंगे। ये मत करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आपका समय तो बर्बाद होगा ही होगा, आप कंफ्यूज और हो जाओगे। तो इसीलिए एक टीचर को फॉलो करिए। समय अभी मैं इसके लिए भी समय बता देता हूं कितना कितना समय आप लोगों को देना है। अभी क्या चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त। देखिए अभी जून में आपको 1 घंटा देना चाहिए। ये 1 घंटा मेरे हिसाब से अभी जून के हिसाब से सफिशिएंट भाई। अगर आप पुराना भी कर रहे हो तो थोड़ा समय तो बढ़ाना पड़ेगा। 1 दिन का करंट अफेयर करना है तो 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट होता है। बट अगर आप अब अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हो, आपको अप्रैल और मई भी साथ में निपटाना है, तो आपको इसको टाइम को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जुलाई में आप इस टाइम को बढ़ा दीजिए, 1.5 घंटा कर लीजिए। और अगस्त में तो भैया 3 घंटे कर लीजिए इसको। अगस्त में 3 घंटे और उसके पार कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि 3 घंटे तक रहे। प्री निकल जाए तो कम से कम 4-4 घंटे आपको जीके को देना है। फिर ये ऐसा सब्जेक्ट होता है दोस्तों जो आपकी नैया पार भी करा सकता है और नैया डुबा भी सकता है। कुछ लोग करंट अफेयर्स में 40 में से 30-30 नंबर, 35-35 नंबर भी लाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 4 नंबर भी नहीं ला पाते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप करंट अफेयर्स को कितने अच्छे से कितना समय दोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये तो हो गई करंट अफेयर्स की बात। इसमें दोस्तों 2 चीजें मेरे हिसाब से करना चाहिए। 2 सोर्सेस मतलब 2 अलग टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं। 2 सोर्सेस मतलब कि पढ़ने के तरीके आपके 2 होने चाहिए। एक टीचर की क्लास देखो और उन्हीं के पीडीएफ वगैरह जो भी हो उससे आप रिवीजन कर लो, या किसी और सोर्स से आप पीडीएफ उठा के वहां से रिवीजन कर लो। क्यों होता क्या है, देखिए आप जब वीडियो देखते हैं ना तो वीडियो आपके दिमाग में कुछ चीजें बैठेंगी थोड़ी बहुत, फिर जब आप पीडीएफ देखोगे और उसी चीज को रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे, तो ऑटोमेटिक वो चीजें आपकी परमानेंट हो जाएंगी। तो ये चीज से फायदा मिलता है। या तो आप वीडियो को ही 2 बार देख लो, ऐसा भी कर सकते हो। मैं तो वैसे ही करता था भाई अपने टाइम पे कि 3-3 4-4 बार वीडियो को देख लेता था। वो पूरा मूवी की तरह, गाने की तरह याद हो जाता था। तो एक ही वीडियो को आप अगर 4-4 बार देख सकते हो, इतना समय है आपके पास, तो बिल्कुल आप करिए। ठीक है, मैं बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा कम समय देके जीके में थोड़ा ज़्यादा देता था, क्योंकि मुझे पता था मेरा जीके वीक है, मैथ्स रीजनिंग में कर लूंगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा उसमें कम समय देता था और जीके में थोड़ा ज़्यादा समय देता था। 3-3 4-4 घंटे रात को 8-9 बजे से लेकर नॉन स्टॉप में बैठे रहता था, पूरा वीडियो कंटिन्यू देखते देखते देखते। और सुबह सुबह मैं उठकर सिर्फ जो वेबसाइट वगैरह में 10-20 करंट अफेयर्स आते थे उनको मैं रिवाइज कर लिया करता था। तो इस तरीके से मैं अपना जीके करता था। आप चाहो तो इस तरीके को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप अपने तरीके से ये वाला टाइमिंग लेकर आप फॉलो कर सकते हो। कंप्यूटर की बात करते हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर के बारे में बता देता हूं मैं आप लोगों को। कंप्यूटर जो है दोस्तों, ये कितने नंबर का आता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, ठीक है, और 20 मार्क्स का आता है। बहुत लोग इसको क्या करते हैं, इसको मान के चलते हैं चलो कट ऑफ निकाल लेते हैं, बस नहीं, ये चीज बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं आपको आज ये चीज लिख कर दे दे रहा हूं दोस्तों। आपका जो पेपर है ना, जो कट ऑफ आपका क्लियर आपको करना है, वो आपको मैथ्स प्लस इंग्लिश या हिंदी जो भी लोगे प्लस रीजनिंग प्लस जीके, आपको कट ऑफ इतने में क्लियर करना है। मान के चलो अगर 80 कट ऑफ गया है तो आपको 80 नंबर इन 4 सब्जेक्ट से लाने पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। और जो मार्क्स आप कंप्यूटर में लेके आओगे ना, ये आपका फाइनल सिलेक्शन करवाएगा, क्योंकि कट ऑफ अगर 80 है तो 80 पे सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप नए हैं तो इस बात को याद रखिएगा, इस बात को समझ लीजिए कि अगर कट ऑफ 80 गया है तो आपका सिलेक्शन 81 नंबर पे नहीं होने वाला, आपका सिलेक्शन होगा 90 प्लस नंबर पे। 90 से ऊपर नंबर होंगे तो थोड़ा श्योरिटी अच्छी बढ़ जाती है, होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होता। इंटरव्यू बहुत अच्छा दोगे तो 85-86 में भी हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर किसी को इंटरव्यू में 100 में से 90-95 नंबर मिल जाए।
तो इसीलिए सेफ साइड पे रहने के लिए आपको इससे कम से कम 10, 15 नंबर, 20 नंबर ऊपर रखने चाहिए, हमेशा आने चाहिए आपके। तो ये जो मेरा कहना है ना कि कंप्यूटर जो है ये आपका सिलेक्शन कैसे करा सकता है कि भैया अगर आप 20 में से 13 नंबर लेकर आते हो, 20 में से 13 नंबर भी अगर आप लेकर आते हो तो वो 80 से ऊपर वाले नंबर होने चाहिए आपके। मतलब 80 नंबर जो है वो आपके कट ऑफ क्लियर इन 4 सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, और जितने नंबर इसमें आप खींचोगे वो आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो कंप्यूटर बहुत रोल प्ले करता है, कंप्यूटर को लाइटली मत लीजिएगा। मैं खुद कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूं और पूरी इंजीनियरिंग मैंने कंप्यूटर साइंस में की है, 4 साल पढ़ाई किया था, फिर भी एग्जाम में जाके मेरे से पूरे क्वेश्चन नहीं बनते थे। मैं कंप्यूटर, हालांकि मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं क्योंकि मैंने तो डिग्री उसी में की हुई थी, तो मुझे सारी चीज़ें पता थी पहले से, फिर भी मेरे 40 में से लगभग 28 या 30 ही क्वेश्चन सही हो पाते थे। तो बहुत इसको आप लाइटली नहीं ले सकते कि भैया कंप्यूटर बहुत आसान होगा, आपसे ये पूछ देगा माउस जो है वो सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, अब वो जमाना गया वैसे टाइप के क्वेश्चन। तो कंप्यूटर के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको कितना समय देना चाहिए कंप्यूटर के लिए? आपको 30 मिनट भी अगर आप दे रहे हो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि 30 मिनट आप डेली दे रहे हो 20 नंबर के लिए, इतना काफी है यार। इससे ज्यादा समय देना मेरे हिसाब से तो सही नहीं। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि संडे के दिन बैठ के 2 घंटा दे दो, वो भी चलेगा। लेकिन रेगुलर जो चीज होती है ना, वो चीज में ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि आप कोई चीज आप आज पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़े, तो रेगुलर पढ़ते रहोगे ना, तो वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठेगी। अगर आप उसको हफ्ते में एक दिन पढ़ोगे फिर अगले हफ्ते पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें तब तक भूल भी चुके रहोगे। तो इसलिए डेली करो, भले 15-20 मिनट करो, आधा घंटा करो, मोर देन सफिशिएंट है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो दोस्तों, इसके लिए मेरे कुछ वीडियोस हैं, 80 वीडियोस मैंने बनाए थे, लेकिन वो वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ पास करने के लिए ही फायदेमंद रहेंगे। मतलब अगर आप 40 क्वेश्चन में से 20 तक क्वेश्चन सही बनाना चाहते हो, बस कि हाँ भाई मेरा कट ऑफ भी नहीं निकलता सर, मेरे को कुछ ऐसा बता दो कि बस एकदम कम से कम समय में मैं कंप्यूटर में अपना कट ऑफ निकाल लूं बस, तो आप जो मेरे वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत पुरानी वीडियोस हैं। वो तब मैंने बनाए थे जब मेरा आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हुआ था, तो तब स्टूडेंट्स ने कहा था सर आप कैसे कंप्यूटर पढ़े थे, बढ़ा दो हमको, तब मैंने बनाया था। वो बहुत पुरानी वीडियोस हैं। तो उसमें अब जो है चेंज हो चुका है, बहुत कुछ चेंज, मतलब अब जो लेवल है क्वेश्चंस का वो बढ़ चुका है। उसमें उस टाइम के लेवल के क्वेश्चंस थे, बट वो बेसिक क्वेश्चंस थे, तो उसमें से आज भी कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डीप में सवाल नहीं आते, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ के थोड़ी सी फ़ायदा आप लोगों को मिल जाएगा कि आप अगर क्विजेस वगैरह इसके देते रहते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं मेंस का, उसमें जो क्वेश्चन है उनको कर लेंगे, उनका सॉल्यूशन वगैरह को देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, तो उससे ही आप लोगों की चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हिंदी के बारे में बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश और हिंदी में से आपको क्या चूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि हिंदी लो चाहे इंग्लिश लो, लेकिन आपको पहले से डिसाइड करे रहना है, स्टिक टू योर गोल। ठीक है, कि मुझे हिंदी लेना है तो मैं हिंदी ही लूंगा, मुझे इंग्लिश लेना है तो मैं इंग्लिश ही लूंगा। कट ऑफ की बात करें, ओवरऑल जो कट ऑफ होता है पूरे एग्जाम का वो सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने हिंदी लिया था कि इंग्लिश लिया था। ओवरऑल जो आरआरबी पीओ का कट ऑफ जाएगा या क्लर्क का कट ऑफ जाएगा वो सेम रहेगा, वो हर स्टेट के लिए अलग अलग। ठीक है, लेकिन इनका जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो डिफरेंट होता है। मैं अपने टाइम की बात बता देता हूं, इंग्लिश का कट ऑफ था 1.25, ठीक है, आउट ऑफ 40, और हिंदी का कट ऑफ था 19 आउट ऑफ 40। ये मेरे समय की बात है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस समय ऐसा ये कट ऑफ आया था। मैंने लिया था हिंदी, मेरे दोस्त ने लिया था इंग्लिश, उसका नहीं हुआ था, मेरा हो गया था। तो ये थोड़ा सा दोस्तों ध्यान आपको देना है, आपको पहले से सोच के जाना है। अब भाई देखो, हिंदी मैंने ले तो लिया, लेकिन अगर मेरे 19 नंबर नहीं आते, मेरे 18.75 आते, तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता। वही अगर मैं इंग्लिश लेता, मान लो मेरा चलो कट ऑफ तो निकल गया, 2 नंबर आ गए, पर मैं ओवरऑल में ही कम रह गया, तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो इसीलिए आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए पहले से कि जो भी मैं सब्जेक्ट लेने वाला हूं उसके लिए ही आपको पूरा शुरू से तैयारी करनी है, और उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पढ़ना है। हिंदी को बहुत ज्यादा इजी मत समझिएगा, हिंदी का लेवल भी बढ़ा दिया गया है। पहले आता था हलवा हलवा टाइप का, अब वैसा नहीं आता। आप हिंदी बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आपकी आदत है ना न्यूज़पेपर वगैरह रीड करने की, हिंदी नॉवेल्स, हिंदी बुक्स वगैरह अगर आप पढ़ते हो, हिंदी आर्टिकल्स अगर आप पढ़ते हो, आपको हिंदी रीड करने की आदत है अगर, तो हिंदी में आप आराम से 25 नंबर ले आओगे, उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से 25 नंबर आपके आ ही जाएंगे।
ठीक है, लेकिन आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा 10-20 दिन पढ़ लिया और बस हिंदी में 25 नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर अच्छे से पूरे इसके व्याकरण वगैरह को भी देखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को, लोकोक्तियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें, दुनिया भर की चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें करनी पड़ेंगी। तो दोनों चीज़ों में आप अभी से डिसाइड कर लो कि आपको हिंदी करना है कि इंग्लिश करना है। आप चाहो तो एक आध मॉक टेस्ट देकर डिसाइड कर सकते हो कि हिंदी वाला मॉक कैसा रहता है, इंग्लिश वाला कैसा रहता है। दोनों में से आप एक डिसाइड कर लो कि हाँ इसमें मेरे ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं तो मैं ये लूँगा, और बस उसी के लिए आप फिर आगे तैयारी करिएगा। ठीक, इसके अलावा दोस्तों और कौन सा, अब रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, रीजनिंग और मैथ्स के बारे में। तो क्वांट के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्वांट में आपको जो फोकस करना है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, आरआरबी पीओ के लिए। अभी मैं क्लर्क की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अभी मैं क्लर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीओ के लिए बात कर रहा हूं। तो पीओ अगर आपको पेपर क्लियर करना है ना, और क्वांट में अगर आप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और डीआई और अर्थमेटिक के कुछ 2-3 क्वेश्चन, जैसे इजी वाले अर्थमेटिक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से हो गए, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। एज वाला हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको, मुझे तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वगैरह भी आसान लगता है, आपको जो भी टॉपिक आसान लगता है, 2-3 टॉपिक के नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हो गया, ठीक है। तो मुझे ये सब टॉपिक जो है, इसमें से अगर आपने 2-4 भी बना लिए, आप आराम से पेपर क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतने में ही आपके आराम से 25 नंबर तक आ जाएंगे। ये मैं पीओ के लिए बोल रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर लेकिन कट ऑफ ज्यादा जाता है। पीओ में नहीं जाता भाई, पीओ में 55-60 तक जाता है, तो वो आराम से आप इसमें निकाल लोगे। अच्छा, रीजनिंग की बात करें आप, तो रीजनिंग में भाई कम से कम आपको 35 मार्क्स तो लाने ही हैं। तो आप ये देख सकते हो 35 + 25 अगर आप करोगे तो आपका 60 नंबर बनता है, जो कि कट ऑफ, हाईएस्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। लोवेस्ट साइड में तो 47-48 तक भी जाता है। तो इस 35 नंबर में दोस्तों, अब रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 20 नंबर के तो आपके सिर्फ पजल ही होते हैं। 20 से 22 मार्क्स के आपके सिर्फ पजल होंगे। तो पजल पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए और बाकी की चीज़ों पे थोड़ा सा कम, ज़्यादा समय नहीं देना है बाकी की चीज़ों पे। 45 मिनट 40 मिनट काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। टारगेट जो मैं दे रहा हूँ उसमें सारी टाइप की चीज़ें आ रही है, आपकी सारी टाइप की प्रैक्टिस होती रहेगी। तो टारगेट्स को डेली फॉलो करते रहिए, ज़रूर करते रहिए। टारगेट कहाँ से फॉलो करना है, टारगेट बैच आप चाहें तो उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों, AL10 अभी उसमें लगा लीजिएगा, डिस्काउंट भी चल रहा है। targetbatch2020.com, गूगल पे लिखोगे टारगेट बैच, आपको मिल जाएगा। वहाँ सारे क्वेश्चन की PDF सब अवेलेबल है। 2 लाख से ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल है। आपको पूरे साल भर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ से प्रैक्टिस करें, टारगेट बैच से आप कर सकते हैं। और टारगेट जो भी मैं दे रहा हूँ, मैं उसी के टारगेट्स दे रहा हूँ। तो ये 20 से 22 मार्क्स के तो आपके सिर्फ पजल आएंगे, पजल की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। अच्छा, क्लर्क के लिए बात करें दोस्तों, तो क्लर्क में ना बहुत से लोगों को ये एक सवाल ना अक्सर दिमाग में आता है लोगों के कि सर क्या बिना अर्थमेटिक के क्लर्क हो जाएगा। देखो यार, मेरा तो हुआ था 2018 में, मैंने तो किया था और मैं इस साल भी कर दूंगा, लेकिन क्या आपसे हो पाएगा, आप ये सोचिए। मेरे पास जुगाड़ है भाई, मेरे पास जुगाड़ क्या है कि मैंने इतनी अर्थमेटिक DI बनाई है कि मेरा अर्थमेटिक क्लियर हो गया है। तो मैं विदाउट अर्थमेटिक नहीं बोल सकता उस चीज़ को, मेरा अर्थमेटिक के कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन बना ही लोगे, आप उड़ा दोगे क्वेश्चन को। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट ही नहीं है, कंसेप्ट आपके बिल्ड नहीं है, तो आप लाख मर्जी जितना आप प्रैक्टिस करते रहो, कोई मतलब नहीं है। आप 50 क्वेश्चन बनाओ, 200 क्वेश्चन बनाओ, 400 क्वेश्चन बनाओ, अगर आपका कंसेप्ट मजबूत है ना, आप विदाउट प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन बना लोगे। मैं कोई डेली बैठकर अर्थमेटिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करता हूं, लेकिन जब एग्जाम देने जाता हूं आरआरबी क्लर्क के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मैं विदिन सेकंड सॉल्व करता हूं। कैसे? उसके पीछे रीजन ये है कि मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग है। तो आपको कंसेप्ट बिल्ड करने पे समय देना चाहिए। प्रैक्टिस, आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप कोई एक टॉपिक उठाओगे, 500 क्वेश्चन बना लोगे तो वो टॉपिक आपसे बनने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप क्या कर सकते हो, आप ना कुछ 40-50 पुराने मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, एकदम जबरदस्त वाली। इस चीज को याद रखना अर्थमेटिक से जिनको भी डर लगता है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस निकाल लो आप, पिछले 8-10 सालों के अप्रॉक्स 30 से 40 क्वेश्चन होंगे हर टॉपिक के। इन्हीं 30-40 क्वेश्चन को 10-10, 20-20 बार बना डालो, आप एग्जाम में डेफिनेटली बना लोगे क्वेश्चन। ये सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको, बेस्ट तरीका है आपके लिए। कि फिर से बता रहा हूं क्या है, मैं ये वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा वैसे, मैं प्रीवियस ईयर वाले हर टॉपिक के प्रीवियस 8-10 सालों के क्वेश्चंस को निकाल लो,
और उन्हीं क्वेश्चंस को 8-8 10-10 बार बना लो, पूरा रट डालो उसको। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में क्या करेगा, वैल्यूज चेंज करके दे देगा, कुछ उसी प्रकार का रहेगा, कंसेप्ट वही रहेंगे जो क्वेश्चंस में आए, कितने ही एप्लीकेशन बना देगा यार। परसेंटेज रेशियो में बहुत बन सकते हैं, बट बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में वही वही चीजें रहती है, सेम सेम। एज में पार्टनरशिप वही वही चीज़ें रहती है, सेम सेम। वो बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है, वो चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी जब आप उन्हीं 40 क्वेश्चन को 20-20 30-30 बार बना लोगे, 10-10 बार बना लोगे, वो चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा है, बहुत लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। आप चाहो तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, आपको बहुत इंप्रूवमेंट इसमें मिलेगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको यहाँ पर अभी ख़त्म करना चाहूँगा मैं, क्योंकि अगर बहुत लंबा वीडियो बना दूंगा ना तो बाकी लोग नहीं देखेंगे जो बाद में देखने वाले हैं। तो अब अगर मेंस को लेकर कुछ आप लोगों को डाउट है ना, तो मेंस के लिए अलग से स्ट्रैटेजी बाद में बना देंगे। अभी ये इतना काफ़ी, आप लोग इतना करना एटलीस्ट स्टार्ट करो, और सिर्फ स्ट्रैटेजीज के पीछे मत भागो। एक स्ट्रैटेजी देख लिए ना, अब 10-10 स्ट्रैटेजी देख के आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आप अगर ये सोचोगे कि 10 जगह की स्ट्रैटेजी देख लेंगे तो हमको कुछ अलग ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई इसी तरीके की कुछ ना कुछ बातें बताएगा, थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 रहेगा सब में। तो मेन चीज़ ये है, पढ़ना, पढ़ाई स्टार्ट करो दोस्तों, स्ट्रैटेजी वगैरह के पीछे मत भागो। अब बहुत सारे लोग ये रहते हैं ना, कल नोटिफिकेशन आया तो अब 10 दिन तक सिर्फ स्ट्रैटेजी के पीछे ही भागते रहेंगे, कट ऑफ देखते रहेंगे, इसके पीछे भागते रहेंगे। मैं भी वीडियो बनाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ मैं बनाऊंगा, लेकिन आपको समझना है इस चीज़ को, भाई मेरा काम है वो चीज़। तो आपको ये चीज़ को समझना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। टारगेट्स, चलो टारगेट्स मैं यहीं पर बता देता हूँ, अभी टारगेट्स यहीं बता देता हूँ और बाकी टेलीग्राम पे मैं मेंशन कर दूंगा। तो टारगेट, अच्छा, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जो लेना चाहते हैं दोस्तों, AL20 कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, आप लोगों को इससे डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में, नीचे लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। और प्लस सब्सक्रिप्शन में दोस्तों अभी मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख को, 5 तारीख को मेंस DI का भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और 20 मॉक्स ऑफ रीजनिंग का भी स्टार्ट हो रहा है, 20 मॉक रीजनिंग के प्री लेवल। तो ये 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। स्मार्ट कीड़ा के टेस्ट आप ले सकते हो, स्मार्ट कीड़ा के मैं टेस्ट दूंगा, आप लोग मेरे साथ कंपेयर कर सकते हो, उसमें मेरे मार्क्स, कौन से क्वेश्चन को मैंने कितना बनाया, वो सारी चीज़ें देखने के लिए स्मार्ट कीड़ा के मौका आप ले सकते हो। उसमें आप AL10 लगा लीजिएगा, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है शायद उसमें अच्छा खासा, तो आप उसको ले सकते हो। उसमें मैं जो मॉक दूंगा सेम मॉक आप दे सकते हैं, और उसको मैं अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ दिन बाद स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी वो आया नहीं है। तो टारगेट की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो टारगेट आज का थोड़ा सा डिफरेंट देना है। कल मैं क्या दिया था एक बार मैं देख लेता हूँ। तो कल हमने क्या किया था, टारगेट प्री पजल के सेट 11 से 20 हमने किया था, ठीक है। प्री पजल के सेट पे चलते हैं, प्री लेवल पजल, इसमें हमने 11 से 20 वाला कर लिया था, ठीक है। देखिए प्री पजल के, अभी छोड़ो प्री पजल वगैरह को, आपको आज मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट का देता हूं, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज हम कर लेते हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में, आप चले जाइए। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट हम कितना बना चुके थे, रीजनिंग 1 to 5 हमारा हो गया था, आपको बनाना है 6 to 10। तो आज का टारगेट क्या है, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 6 to 10 और क्वांट प्रैक्टिस सेट 6 to 10, ये आपको बनाना है। सॉरी 6 to 10 तो क्वांट वाला दे दिया था मैं कल, इसको आप बनाइए 11 से 15 तक। तो 5 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट बनाने हैं, 5 क्वांट के प्रैक्टिस सेट बनाने हैं। और इसको हलवा मत समझिएगा भैया, कितने पेज की PDF है ये, अप्रॉक्स 100 पेज की PDF है। तो आप मतलब मान के चलो 200 पेज की PDF बनाने में आपको लगेगा समय, और आज वैसे भी लेट हो गया है। तो क्वांट का 11 से 15 और रीजनिंग का 6 to 10, ये आपको बनाना है, ये आज आपका टारगेट है। अगर हो जाएगा रात तक तो रात को मैं कुछ कल के लिए पहले से ही दे दूंगा टारगेट, तो आप लोग आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। नहीं ये फ्री नहीं है, ये पेड है, आप इसको ले सकते हो टारगेट बैच को। इसमें बहुत सारा कंटेंट है प्रैक्टिस करने के लिए, सारी चीज़ें, हर टाइप की चीज़ें, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, सब में 50-50 क्वेश्चन है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, मिसिंग नंबर सीरीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
अल्फ़ाबेट टेस्ट है, अल्फ़ान्यूमेरिक टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनइक्वालिटी है, इनपुट आउटपुट है, नंबर टेस्ट है, सिलॉजिज्म है, प्री लेवल के पजल यार इसमें 3000 से ज़्यादा पजल्स हैं इसमें। चलिए ख़त्म करते हैं। कोड लगा लीजिएगा AL10, डिस्काउंट चल रहा है 25% का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को